देखिए मुझे लगता है कि हरमुज़ इस वॉर के पहले बहुत इसकी चर्चा भी कभी नहीं थी। लेकिन अचानक वॉर के बाद जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का वेपनाइज़ेशन हुआ, कह सकते हैं कि एज़ ए जियोपॉलिटिकल टूल इसको समझने में लगा। और हमने देखा कि दोनों पक्ष, स्पेशली ईरान की यदि बात करूँ तो ईरान ने बहुत ज़्यादा इसको वेपनाइज़ किया। और वेपनाइज़ का इन द सेंस ये है कि दुनिया का हम सभी जानते हैं कि 20% ऑयल यहीं से पास होता है, नेचुरल गैस यहीं से पास होती है, फर्टिलाइज़र यहीं से पास हो जाता है। और एशिया का एक एशिया स्पेशली इंडिया और चाइना की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑयल का हम यहाँ से लेत आता है हमारा। तो मुझे लगता है कि ये एक कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जो पावर हाउस का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट ट्रांजिट रूट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस वॉर में हमने देखा कि किस प्रकार से अपनी शर्तों को मंजूर करने के लिए ईरान ने इसको यूज किया। ईरान ने जब देखा और ईरान ने खुल कर कहा, इवन रूस ने कहा कि ये उसका न्यूक्लियर बम है, किसका? ईरान का। तो ईरान ने साबित किया कि, और ईरान ही नहीं, मुझे लगता है कि वॉर टाइम में इस तरीके के जियोग्राफिकल सिचुएशन पर यदि कंट्री का कोई लेवरेज है तो ये इतिहास में कई बार हमने देखा, हमने सुएज कैनाल को देखा तो कि किस प्रकार से इजिप्ट ने उसको लेवरेज किया था, और आज ये वहीं पर यही काम ईरान ने किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये दोनों जो है अभी जिस प्रकार से ब्लॉकेट किया अमेरिका ने, और ब्लॉकेट कहाँ किया? सिर्फ ईरानियन पोर्ट को ब्लॉकेट किया। और किसको चोक किया? कि चाइना को चोक किया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन चाइना और यूएसए का इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आया, और उसके साथ ही भारत जैसे देशों पर जो एक दबाव पड़ा, कहीं ना कहीं हमारा जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ ऑयल का, गैस का, मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट हुआ। अब पूरा का पूरा जो वॉर ईरान के अंदर जो रिजीम चेंज और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगा था, पूरा का पूरा डिस्कशन अब सेंट्रलाइज हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। और इसीलिए आज तक ये बात हो रही है कि कभी रीओपन की बात करता है ट्रंप, कभी ब्लॉकेट की बात करता है। तो मुझे लगता है इस समय का पूरा जो सेंटर ऑफ डिस्कशन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। हाँ, इतना तय है कि ईरान ने कह दिया है कि दुनिया के लिए खुला है, लेकिन ईरान इसको टोल करेगा, ईरान ट्रांजिट फीस लेगा। और इस तरीके से ये टेम्पलेट बन गया है कि दुनिया आने वाले टाइम में यदि इस तरीके के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कोई कंट्री आता है और वहां इस प्रकार की जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक वेपन होगा जियोपॉलिटिक्स का। सर, हॉर्मुज खुलने पर जीत किसकी मानी जाए? मुझे लगता है ये जीत, सबसे बड़ी बात ये एक ग्लोबल ऑर्डर की, पूरे विश्व की जीत होगी, क्योंकि इससे हर देश प्रभावित है, चाहे यूरोपियन कंट्री हो या एशियन कंट्री हो, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है बहुत इंटरडिपेंडेंट है। तो मैं इसकी स्पेसिफिक एक वन कंट्री की, बल्कि और इसलिए आज देखिए आज ही एक बैठक हो रही है, यूके और फ्रांस की पूरी कोशिश है कि दुनिया के 40 कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव उनको बुलाकर वर्चुअल एक कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है कि इसको रीओपन कराया जाए। तो मुझे लगता है दुनिया के अदर कंट्रीज तो इसको रीओपन कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान और यूएसए, इजराइल, ये तीनों जो स्टेक होल्डर इस वॉर के, ये नहीं चाहते हैं कि ये जो है चोक पॉइंट जो है एक कंप्लीटली एक सप्लाई चेन सिस्टम का स्मूथ रन करे। इसीलिए कभी ईरान उसको क्लोज करता है, और उसी के साथ कभी हमने देखा कि अमेरिका उसको ब्लॉकेट करता है। तो ये दोनों, मुझे लगता है इस पूरे जो चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका जबरदस्त वेपनाइजेशन हुआ है। यदि ये खुलता है तो ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए और सप्लाई चेन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। सर, क्या अमेरिका और ईरान का टकराव अब लंबे वक्त तक थम गया? जी नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि ये टकराव थम गया, ये एक पॉज है। और ये पॉज दोनों के लिए, ईरान के लिए, अमेरिका के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो ट्रंप की जो शर्तें हैं, ट्रंप की जो मांग है, और वाइस वर्सा जो ईरान की मांग, ईरान कहता है कि मिडिल ईस्ट से ट्रंप अपने मिलिट्री बेसेस को हटा दे, अमेरिका कहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे। ये दोनों ऐसी मांगे हैं कि जो यूटोपियन लगती हैं, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अभी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज हो ही नहीं रही है। ये तो सिर्फ एक शो ऑफ है डिप्लोमेसी का। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने चुना किसको इस पूरे डिप्लोमेसी के लिए? ये चुना एक आतंकिस्तान को, जो टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड कंट्री है, इसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी दुनिया में नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो मीडिएटर है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत दांव में है, और जो स्टेक होल्डर जो बात करने वाले हैं, वो दोनों कहीं ना कहीं जो पोजिशनिंग है बहुत ही अल्ट्रा है। वहाँ कहीं भी ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसे पॉसिबिलिटी कि दोनों टेबल में आकर के किसी भी बिंदु पर सहमति बने। तो आने वाले टाइम में और एग्रेशन होने वाला है। यहाँ पर पॉज है, ये सीज फायर नहीं है।
सर क्या ट्रम्प बार बार गलती कर रहे हैं? ट्रंप बार बार गलती नहीं कर रहे हैं। ट्रंप नहीं, अमेरिका का जो एक स्टेटस था देखिए दुनिया के अंदर, इस शख्स ने, इस राष्ट्रपति ने अमेरिका की उस गरिमा को पूरी दुनिया के अंदर डिमोरलाइज कर दिया है, अंडरमाइन किया है। और गलती मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि गलती एक बार होती है, गलती 2 बार होती है, बार बार गलती नहीं होती है। ये उसका एक एरोगेंस है, जो उसको लगता है कि जो मैं बोलता हूँ दुनिया वही करती है, और इसी एरोगेंस को ईरान ने तोड़ा। आने वाले टाइम में उसके जितने एलाइज थे सब छोड़ के चले गए। गल्फ के जो एलाई है वहाँ असंदेह है, डिलेमा है। जो नेटो के एलाई है वो असंदेह में है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। मिड टर्म इलेक्शन रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों वेट कर रहे हैं कि कैसे डेमोक्रेट्स आए जीत के और इनको जो कह सकते हैं कि लेम डक सेशन की तरह प्रेसिडेंट बनाया जाए। मुझे लगता है ही इज़ द मैन हु हैज़ डिस्टेबलाइज्ड ग्लोबल ऑर्डर।